नमस्कार साथियों। बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन इतिहास का सेशन कंटिन्यू चल रहा था और उसमें आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। इस आक्रमण के अंतर्गत इसके कारण और परिणामों पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये लेक्चर नंबर 29 होने जा रहा है। इससे पहले 28 लेक्चर हो चुके हैं। विजिट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट, वहां पर आपको सारे लेक्चर क्रम से मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट या कहें कि बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट है जो इस चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप ये सारे सब्जेक्ट जो है आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रज्ञान हिंदी नया यूट्यूब चैनल है, वहां पर ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड करने वाला हूँ। करंट अफेयर का सेशन अभी हाल ही में प्रज्ञान हिंदी पर चल रहा है, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। और ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। ठीक है ना। तो यूनिट थर्ड जो है आज के सेशन के साथ ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट थर्ड पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट थर्ड का आखिरी टॉपिक आज बचा हुआ जो आज हम कवर कर लेंगे, है ना। ये नादिर शाह का आक्रमण, उसके प्रभाव, ये लास्ट चल रहा है, आज कवर हो जाएगा। कल से हम यूनिट 4 कवर करेंगे। क्लियर है। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को, बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। आप सभी जानते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में हम क्या देखते हैं कि आज के इस पूरे लेक्चर में जो जो हमें पढ़ना है उस सब की चर्चा हम यहाँ पर एक दृष्टि में यहाँ कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की व्याख्या। क्लियर है। तो इस व्याख्या के रूप में क्या करेंगे, हम इस नादिर शाह के आक्रमण की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। नहीं तो अचानक से हम उसके नादिर शाह के आक्रमण पर या आक्रमण के कारणों पर टूट पड़ेंगे ना, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले व्याख्या में हम बात करेंगे नादिर शाह का जन्म के कब हुआ, वो शासक कहाँ का शासक था, कैसे शासक बना, वो सारी बातें। उसके बाद में बात करेंगे इस नादिर शाह के आक्रमण के कारण क्या थे। उसके बाद में नादिर शाह का आक्रमण एक्चुअली जो वो घटना हुई उस घटना पर चर्चा करेंगे। और अंतिम पॉइंट में हम उसके परिणाम की बात करेंगे कि नादिर शाह ने जो आक्रमण किया उसका परिणाम क्या निकला। क्लियर। तो ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंटों के माध्यम से आज का टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सीधे व्याख्या में और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पूरा ओपन कर लेता हूं पहले में, उसके बाद में पेन लेते हैं तो इत्मीनान से इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, दरअसल दोस्तों नादिर शाह का जन्म की अगर जन्म से हम शुरू करते हैं। दरअसल नादिर शाह का जन्म ईरान में हुआ था, ईरान के खुरासान में। ये सब कुछ लिखा हुआ है ना। ईरान के खुरासान में नादिर शाह का जन्म हुआ 1688 में। अगर इसके वंश की बात करें तो इसका वंश था तुर्कमान। क्या नाम था? तुर्कमान। तो आप ऐसे ऐसे समझिए, नादिर शाह का जन्म ईरान के खुरासान में तुर्कमान वंश में हुआ था। और जब जो है वो जवान हो गया, बड़ा हुआ, तो उस समय क्योंकि डिटेल में तो हम बात कर नहीं सकते हैं यहाँ पर, है ना, तो थोड़ा सा स्पीड जो है इसमें शॉर्ट में समझनी पड़ेगी इनकी स्टोरी, क्योंकि यहाँ जीवन परिचय पर बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक पृष्ठभूमि तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हमारा आगे का टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो दरअसल दोस्तों ईरान के खुरासान में नादिर शाह का जन्म होता है। ये फारस के शासक के यहाँ पर सेनापति था। कहां पर? फारस के शासक के यहां पर सेनापति था, प्रधान सेनापति हुआ करता था नादिर शाह। तो एक समय जब ये सेनापति थे नादिर शाह, तो उस समय फारस पर अफगानों ने आक्रमण कर दिया। ध्यान सुनिएगा, अफगानों ने फारस पर आक्रमण कर दिया। और उसी समय नादिर शाह फारस सेना के सेनापति हुआ करते थे। उस समय में जो है इन्होंने अफगानों से फारस की रक्षा की। तो जब फारस की रक्षा की इस आक्रमण से, तो यहाँ का शासक जो सफदी शासक था फारस का, वो इनसे बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन समय बीतता गया, समय बीतता गया और आगे चल करके फारस का एक अन्य क्षेत्र था कंधार। क्या था? कंधार। कंधार पर फिर से अफगानों ने आक्रमण करके और उसे अपने अधिकार में ले लिया। फिर यह सिलसिला चलता रहा। समय आता है 1736 का। 1736 में सफदी वंश का जो अंतिम सम्राट था उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में इस पूरे फारस पर नादिर शाह जो है अधिकार कर लेता है, कब्जा कर लेता है या नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और फारस का शासक बन जाता है। और जैसे ही अभी ये फारस का शासक बनता है, शासक बनते ही नादिर शाह ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। साम्राज्यवादी नीति का मतलब हुआ कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने की नीति को अपनाया। क्यों? क्योंकि जब यह फारस का शासक बना था तो उस समय फारस जो साम्राज्य था बहुत ही छोटा हुआ करता था, तो अपने साम्राज्य की सीमाओं को यह बढ़ाना चाहता था। इसलिए उसने 1738 में भारत पर आक्रमण कर दिया। तो ये शॉर्ट में स्टोरी हो गई जिससे कि हमने
नादिर शाह के जन्म से लेकर के भारत पर आक्रमण तक की एक छोटी सी स्टोरी को समझा। अब इसी स्टोरी के आधार पर हम आगे के तथ्यों को पूरी तरह क्लियर करने वाले हैं। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं सेशन एकदम स्मूथ चल रहा है, आप लोगों को पूरा समझ आएगा, डोंट वरी, बिल्कुल समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं नादिर शाह के आक्रमण के कारण। नादिर शाह के आक्रमण के क्या कारण थे, आप पिक्चर देखकर भी समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो कारण था ना वो आर्थिक कारण था। नादिर शाह ने जो भारत पर आक्रमण किया उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था आर्थिक कारण। नादिर शाह अपने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसे धन की आवश्यकता थी, पैसों की आवश्यकता थी, और उसी धन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ही उसने भारत पर आक्रमण करना उचित समझा। और हालांकि इतना ही नहीं बल्कि भारत पर आक्रमण करने के लिए भी वो प्रेरित तब हुआ जब मुगल प्रशासन के शासकों ने उसे अवसर दिया। हालांकि ये पूरे आगे पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए लेते हैं पॉइंट नंबर 1, नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने के कारण। सबसे पहला कारण में बात करें तो मुगल साम्राज्य की दुर्बलता। हाँ, यह सत्य है कि नादिर शाह को धन की आवश्यकता थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि शेर के मुंह में हाथ डाल देगा, है ना। अगर मुगल साम्राज्य जो है पहले की तरह शक्तिशाली शासकों का साम्राज्य होता तो संभव था नादिर शाह मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने का कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मुगल साम्राज्य, कहें कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका था, और उसी कमजोरी का फायदा नादिर शाह ने जो है अपनी धन पूर्ति की आवश्यकता पूरा करने के लिए उठाया। दरअसल नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य की जो अवस्था थी बहुत ही जर्जर हो चुकी थी। मुगल साम्राज्य के जो प्रांत हुआ करते थे, शक्तिशाली प्रांत हुआ करते थे एक समय, बंगाल, अवध और दक्षिण के कई सारे प्रांत, वो लगभग लगभग अब स्वतंत्र हो चुके थे। किसकी? औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। तत्कालीन मुगल सम्राट, उस समय के जो मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह, एक वीर प्रकृति के नहीं थे बल्कि वो एक विलासी प्रकृति के थे। विलासी, अगर हम अपनी अपनी भाषा में कहें तो अय्यासी, है ना। तो ये विलासी प्रकृति के थे, विलासी कार्यों में हमेशा लिप्त रहते थे, राजनीतिक कार्यों में इनकी दिलचस्पी नहीं थी। तो इस बात का फायदा उनके मंत्रीगण भी उठाएंगे। मुगल दरबार में अब दलबंदी होना प्रारंभ हो गया। दलबंदी मतलब कि उसमें जो मंत्री थे जिन्हें हम अमीर कहते हैं, उन अमीरों में दलबंदी होने लगी थी। अलग अलग दल में ये अमीर बंटने लगे थे, कल वाले सेशन में मैंने आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पर दलबंदी होने लगी, जितने भी अमीर अर्थात कि मंत्री थे वो सब के सब अपने स्वार्थ सिद्धि में अपने स्वार्थों की पूर्ति करने लगे, और इसी जर्जर अवस्था का लाभ उठा करके ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करने का इस समय को उचित समझा और भारत पर आक्रमण कर दिया। तो एक कारण तो नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने का मुगलों की या मुगल साम्राज्य की दुर्बलता मानी जा सकती है। इसके बाद में अगले कारण की बात करें तो धन प्राप्ति की लालसा, जैसा कि मैंने आपकी इंट्रोड्यूस किया ये टॉपिक तभी बताया, क्योंकि नादिर शाह बहुत महत्वाकांक्षी था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, है ना। साम्राज्य का विस्तार करने के साथ ही साथ जो तुर्क अफगान थे उनसे अपने साम्राज्य की रक्षा भी करना चाहता था, उनके साथ युद्ध लड़ना चाहता था। अब युद्ध लड़ने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता भी थी, क्योंकि जो फारस था वो छोटा सा राज्य था, इतने इतनी आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी फारस की उस समय। लेकिन वो अपने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही उसने भारत पर आक्रमण करना उचित समझा, क्योंकि जब उस नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मुगल साम्राज्य धन धान्य से भरा हुआ था। जी हाँ, मुगल साम्राज्य धन धान्य से भरा हुआ था, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पहले के जो शासक थे वो वीर थे, योग्य थे, उन्होंने अपने साम्राज्य का अथक विकास किया था, विस्तार किया था। लेकिन उसके जो औरंगजेब के बाद में जो उत्तराधिकारी आए मुगल साम्राज्य के, वो सबके सब विलासी निकले, अयोग्य निकले। इसके अलावा तीसरे कारण के रूप में विद्रोही अफगानों को शरण देना, यह भी एक प्रमुख कारण था। नादिर शाह जैसे तैसे अफगानों को हरा करके, खदेड़ करके अपने साम्राज्य की रक्षा कर रहा था, और इसी परिस्थिति में जब वो अफगानों को पूरी तरह से हरा चुका तो अफगान जो है अपना क्षेत्र छोड़ करके भारत की ओर उन्होंने रुख किया, भारत में भाग करके और भारत में शरण ली। अब चूंकि भारत पर मुगल साम्राज्य था,
तो नादिर शाह को लगा कि मुगलों ने जो है अफगानों को शरण दी है, और इसी कारण से नादिर शाह मुगलों से छिड़ गया और उसने आखिरकार मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इसके अलावा चौथे कारण के रूप में हम बात कर सकते हैं, चौथे कारण के रूप में हम बात कर सकते हैं आरक्षित सीमा की। जी हाँ, नादिर शाह बहुत आसानी से आक्रमण कर पाया भारत पर। क्यों कर पाया? क्योंकि हमेशा जब मुगल साम्राज्य जो था उसके आसपास की सीमाओं पर सुरक्षा फेरा जो होता है ना, सुरक्षा होती है, वो मजबूत होना चाहिए ताकि हर कोई उस पर आक्रमण ना कर पाए। और पहले के जो बुद्धिमान और योग्य शासक हुआ करते थे ना, वो अपने साम्राज्य की सीमाओं पर ज्यादा सुरक्षा दिया करते थे, है ना, मतलब मजबूत रखा करते थे सुरक्षा को। लेकिन उस आगे के जो मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी आए, जो शासक आए, जो अयोग्य थे, वो अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर पाए। उस समय मुगल साम्राज्य की सीमा की सबसे महत्वपूर्ण सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान और पंजाब था, अफगानिस्तान और पंजाब। और दूसरी बात यह कि उस समय अगर भारत में प्रवेश करना है पश्चिम से, तो अफगानिस्तान या पंजाब से ही प्रवेश किया जा सकता था भारत में। और जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, भारत में एंट्री की, तो उस समय अफगानिस्तान और पंजाब जो है पूरी तरह से बिखरा हुआ था, अस्त व्यस्त था। मतलब यहां पर मुगल साम्राज्य की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था। तो नादिर शाह अफगानिस्तान और पंजाब से आसानी से निकल करके आ गया और भारत में एंट्री कर गया। एक अंतिम कारण भी बताया जाता है, पॉइंट नंबर 5, काफिरों को दंडित करना। काफिरों को दंडित करना एक प्रमुख कारण। दरअसल इसमें नादिर शाह ने भारत पर, वैसे तो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण था वो राजनीतिक और आर्थिक, ये दो कारण थे, मुख्य कारण। किसी भी शासक के जो आक्रमण करने के कारण हो सकते हैं, वो या तो राजनीतिक होगा या फिर आर्थिक होगा, है ना, पर्सनल जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन दिखावा करना पड़ता है। वहीं नादिर शाह ने मुस्लिम जनता को प्रसन्न करने के लिए, प्रभावित करने के लिए एक घोषणा की। क्या कहा घोषणा में? उसने कहा कि मेरा भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य की रक्षा करना है। तो सवाल उठा, किससे रक्षा करोगे आप? तो दक्खिनी काफिरों से, मतलब दक्खन में जो राजपूत साम्राज्य थे, राजपूत राजा थे, उनसे मुगल साम्राज्य की रक्षा करना अपना मुख्य उद्देश्य बताया, ताकि मुस्लिम जनता प्रसन्न हो सके, प्रभावित हो सके, जिससे नादिर शाह को मुस्लिम जनता का सपोर्ट मिल सके। तो ये 5 कारण एग्जाम के दृष्टिकोण से पर्याप्त होंगे आप लोगों के लिए। वैसे कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन 5 कारण पर्याप्त है। चलिए, इसके बाद में अब बात करते हैं, इसके पॉइंट नंबर 3 पर मूव करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे नादिर शाह के आक्रमण की। जी हाँ दोस्तों, अब इस बिंदु में, इस पॉइंट में हम उन घटनाओं की बात करेंगे, उस घटना की बात करेंगे जब जो घटना नादिर शाह के आक्रमण के दौरान हुई। नादिर शाह ने किस स्पीड से, किस प्रकार से मुगल सल्तनत पर आक्रमण किया था। और वास्तविक रूप से जब नादिर शाह ने मुगल सल्तनत पर आक्रमण किया, तो वाकई में पूरी मुगल सल्तनत को तहस नहस कर दिया था। पूरी दिल्ली की दुर्दशा दयनीय हो गई थी। इतना नरसंहार किया, इतने लोगों को काटा कि कई दिनों तक, मतलब एक दो दिन नहीं, कई हफ्तों तक गलियों में लाशें पड़ी रही, लाशों को उठाने वाले नहीं मिले। इस प्रकार से नरसंहार इसके द्वारा किया गया था। तब किस बेदर्दी से नरसंहार किया, साथ ही साथ में दिल्ली की दुर्दशा ही कर दी, दिल्ली का पूरा धन लूट कर ले गए। इतना बड़ा लुटेरा था। चलिए, आक्रमण की जो घटना थी, उस घटना पर जरा चर्चा करते हैं। दरअसल 1738 से ये कहानी शुरू होती है दोस्तों। 1738 में भी 10 मई से ये कहानी शुरू होती है। इस घटना की कहानी 10 मई से शुरू होती है। अब डेट आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इस पॉइंट में, है ना। 1738 की 10 मई, 10 मई को नादिर शाह अफगानिस्तान में आ जाता है। कहां पर? अफगानिस्तान। नादिर शाह चलता है फारस से, 10 मई को अफगानिस्तान पहुंच जाता है, उत्तर अफगानिस्तान में पहुंच जाता है। उसके बाद अफगानिस्तान पर अपना अधिकार करता है। उसके बाद 31 मई को उसने गजनी पर भी अधिकार कर लिया। समझिएगा, 10 मई के बाद में 31 मई तक वह गजनी पर भी अधिकार करने में
सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ता है वो 19 जून को काबुल पर अधिकार कर लेता है और फिर उसके बाद में जून के बाद फिर सितंबर का माह आ जाता है। सितंबर को जलालाबाद पर भी अधिकार कर लेता है, जलालाबाद पर भी अधिकार कर लेता है। इस प्रकार से वो क्रम अनुसार मतलब कहें कि जो उसके रास्ते में जो जो सीमाएं आ रही थी, जो जो प्रदेश आ रहे थे, उन सबको वो जीतते हुए आगे बढ़ रहा था। 10 मई से उसने यात्रा शुरू की और 7 सितंबर तक अब हम आ पहुंचे, जहां तक कि जलालाबाद तक भी उसका अधिकार हो चुका था। और इन सभी अधिकारों के दौरान उसका एक क्रम हमेशा चलता रहा। क्या चलता रहा? जो पुरुष उसके सामने आए, जो पुरुष उसके सामने आए, ध्यान सुनिएगा, उसको उसका तो वो उसने कत्ल करवा दिया, और जो महिलाएं थी, जो स्त्रियां थी, उनको बंदी बना लिया ताकि वो महिलाएं उसके सेना के लिए यूज हो पाए, कार्य काम आ पाए। ठीक है, तो पुरुषों का कत्ल करवाया और स्त्रियों को उसने बंदी बना लिया। फिर उसने पंजाब की ओर कूच किया, फिर पंजाब की ओर आगे बढ़ा। आखिरकार 12 जनवरी 1739, अब साल बदल चुका है, 38 से 39 लग चुका है। 1739 में 12 जनवरी को पंजाब पंजाब में एंट्री होती है, और पंजाब में एंट्री होते ही पंजाब के सूबेदार थे जकरिया खां। जकरिया खां, है ना, बहुत ही जो है निर्बल सूबेदार हुआ करते थे, ये योग्य नहीं थे। तो जकरिया खान ने जो है नादिर शाह की सेना को देख करके ही डर गया और आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरह से 12 जनवरी 1739 तक पंजाब पर भी नादिर शाह का पूरी तरह आक्रमण हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भारत की दो ही प्रमुख सीमा है, अफगानिस्तान और पंजाब। अब चूंकि अफगानिस्तान पर तो शुरुआत में ही उसने कब्जा कर लिया, और आखिरकार 12 जनवरी 1739 तक आते आते उसका पंजाब पर भी पूरी तरह से अधिकार हो जाता है। इसका मतलब कि अब वो मुगल सल्तनत की ओर, मुगल साम्राज्य की ओर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, भारत में एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चलिए, भारत पर मतलब कि दिल्ली में एंट्री करने के लिए अब होती है बोस दिल्ली में एंट्री। नादिर शाह ने जरा भी देर नहीं की, जैसे ही पंजाब उसके अधिकार में आया, जैसे ही जकरिया खान ने सरेंडर किया, तुरंत बाद ही वह तुरंत बाद ही वह मुगल सल्तनत की ओर आगे बढ़ा। उधर 13 जनवरी 1739 को, मतलब कि अगले ही दिन वह दिल्ली की ओर आगे बढ़ा और करनाल तक ही पहुंचा था कि मुगल सेना भी सामने से आ जाती है। मुगल सेना में और नादिर शाह में भयानक युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है, और इस युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह से परास्त होती है। मुगल सेना के पराजित होने के बाद में दोनों पक्षों में आखिरकार संधि हो जाती है, दोनों पक्षों में, क्योंकि नादिर शाह तो आया ही पैसों के लिए था। वो सोचकर ही आया था कि कुछ पैसे मिल जाए आक्रमण से, है ना, और अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो जब दोनों के बीच में संधि हुई, तो उस समय मुगल साम्राज्य का, मुगल सल्तनत का सम्राट कौन था? निजामुल मुल्क। कौन था दोस्तों? निजामुल मुल्क। ये भी एक अयोग्य शासक ही था, कठपुतली शासक था। तो दोनों में संधि हुई, नादिर शाह में और निजामुल मुल्क में संधि हुई, और 50 लाख रुपए में जो है तोड़ बट्टा हो गया। निजामुल मुल्क जो कि मुगल शासक थे, उन्होंने 50 लाख रुपए देकर के जो है मामले को रफा दफा करने की बात कही, और नादिर शाह मान भी गया। लेकिन वहीं का एक सरदार सादत खां, कहाँ का? मुगल साम्राज्य का सादत खां, सरदार था सादत खां। उसने नादिर शाह से कहा कि साहब ये क्या कर रहे हो, आप 50 लाख रुपए मात्र में मान रहे हो, यदि आप दिल्ली पर अधिकार करने की बात बोलोगे ना, तो आपको एक बड़ी रकम हाथ लग सकती है। और इसी बात से नादिर शाह के अंदर फिर से लालच जाग उठा, और नादिर शाह ने यह संधि तोड़ दी और दिल्ली पर अधिकार करने की बात कही कि अब मैं ही शासन करूंगा दिल्ली पर। इससे जो निजामुल मुल्क शासक थे, उसने अब एक ऑफर दे दिया। ऊपर क्या दिया? ऊपर तो देने में इनको बहुत समय लग गया, जब तक इन्होंने ऊपर दिया सोचा समझा तब तक तो बहुत समय लग गया। इतनी देर में नादिर शाह ने पूरी दिल्ली को ही लूट दिया, दिल्ली को ही तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से दिल्ली को लूटा, है ना। शासक के जो महल थे उनमें अंदर घुस करके भी वहां पे जो भी संपत्ति थी, जो भी धन संपत्ति, सब लूटा, जनता पर अत्याचार किया, कत्लेआम किया, नरसंहार किया। आखिरकार जो है वह 5 मई 1739 को
ईरान वापस लौट गया। लेकिन इतनी आसानी से नहीं लौटा दोस्तों, आगे हम परिणामों में बात करने वाले हैं कि जब इसने यहाँ पर आक्रमण किया, 50 लाख रुपए संधि हुई, है ना, तो उसके बाद में जब इसका लालच बढ़ा नादिर शाह का, तो उसने किस प्रकार से दिल्ली में कत्लेआम किया, किस प्रकार से पुरुषों को मारा, वो कितनी स्त्रियों को यहां से लेकर के ईरान चला गया अपनी सेना के लिए, वो सारी कहानी हम आगे परिणामों में देखने वाले हैं। तो एक शॉर्ट सी स्टोरी थी इसकी आक्रमण की एक घटना। इस प्रकार से इसने आक्रमण किया। 10 मई से कहानी शुरू होती है और 5 मई, अगले साल की 5 मई को जो है कहानी समाप्त होती है। मतलब पूरा लगभग लगभग एक साल में सिर्फ 5 दिन कम रहे। 10 मई 1738 को कहानी शुरू होती है इस कत्लेआम की, और 5 मई 1739 को यह कहानी समाप्त होती है उसके ईरान लौटने के साथ। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं आज के अंतिम पॉइंट पर। अंतिम पॉइंट है नादिर शाह के आक्रमण के क्या परिणाम हुए, क्या परिणाम हुए। तो आज जाइए जरा परिणाम पर जरा चर्चा कर ले। पहला परिणाम तो धन और जन की अपार हानि। जी हाँ, धन और जन की अपार हानि हुई। नादिर शाह की इस लूट ने कई लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा, कत्लेआम किया। कत्लेआम का मतलब ये होता है कि, है ना, जो भी सामने आया उसका जो है गर्दन सर से अलग कर देना, या मतलब ठीक है ना, सरेआम मौत के घाट उतार देना। और इतने कत्ल किए कि कई दिनों तक गलियों में मुर्दों की मतलब लाशें पड़ी रही, कोई उठाने वाले नहीं मिले। इसके अलावा किले में जो भी जवाहरात थे, संपत्ति थी, जो कोष था, राजकोष, वो सब ईरानियों ने लूट लिया, नादिर शाह ने लूट लिया और ईरान ले गया। इस प्रकार नादिर शाह के आक्रमण का मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ा। और कहा भी जाता है, कुछ इतिहासकार मानते भी हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद में मुगल सल्तनत जो थी वो पूरी तरह से खोखला हो चुकी थी। एक नाम की मुगल सल्तनत थी, बाकी सब कुछ अंदर से खोखला था। नादिर शाह ने इस कदर लूटा था मुगल साम्राज्य को। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 या कहें कि परिणाम नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि मुगलों के हाथ से कश्मीर से सिंध तक का पूरा प्रदेश चला जाना। नादिर शाह के इस आक्रमण से मुगल साम्राज्य के हाथ से कश्मीर से लेकर सिंध तक का पूरा क्षेत्र चला गया। कैसे? दरअसल नादिर शाह ने जब आक्रमण किया, नादिर शाह जीत गया, ये सारी कहानी आप समझते हैं, है ना। तो प्रारंभ में जो मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह शासक थे। तो उस समय में मोहम्मद शाह को जो है इन्होंने बादशाहत वापस दे दी। ठीक है, बादशाहत वापस दे दी। अब जब मोहम्मद शाह को इन्होंने जीती हुई सल्तनत वापस दी, तो अब इनका भी फर्ज बनता था कि बदले में कुछ दिया जाए। तो बादशाह ने क्या किया, घोषणा की, कि क्या घोषणा की, या सुनिएगा। शहंशाह की उदारता से मुझे मुकुट और सिंहासन दोबारा मिला। मतलब कि बादशाहत वापस करते हुए क्या किया कि नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुकुट पहनाया अपने हाथों से और कमर में एक तलवार बांध दी। इससे क्या हुआ, उसका सर ऊंचा हो गया। ठीक है, छोड़िए ना उसको। लेकिन क्या कहा उसने, बादशाह ने कहा कि शहंशाह की उदारता से मुझे मुकुट और सिंहासन फिर से मिल गया। वो संसार के सम्राटों में मेरा स्थान ऊंचा हो गया। इसलिए मैं सिंध नदी के पश्चिम का प्रदेश, सिंध नदी के पश्चिम का प्रदेश जिसमें कश्मीर से लेकर सिंध तक का पूरा क्षेत्र था, ये शहंशाह को एक कर के रूप में देता हूं। कर, खिराज मतलब कर के रूप में देता हूं। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का बहुत महत्वपूर्ण भाग जो था वो मुगलों के हाथ से निकल गया। क्लियर है? इसके अलावा परिणाम नंबर 3 के रूप में हम देख सकते हैं उत्तर पश्चिमी सीमा का आरक्षित होना। सुरक्षा थी नहीं। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण का द्वार खोल दिए। नादिर शाह ने आक्रमण किया, जो लूटा सो लूटा, लेकिन और लुटेरों की आंखें खोल के चला गया। और लुटेरे जो सोए हुए थे, जो भारत पर आक्रमण करने का सोच भी नहीं रहे थे, उनकी भी नींद जगा थी। मतलब वो भी प्रेरित हुए भारत पर आक्रमण करने के लिए। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके भारत में जो इस प्रकार से लूटमार की, उसने ये दिखा दिया कि भारत पर आक्रमण करना कितना आसान है। भारत की मुगल साम्राज्य जो सत्ता है, मुगल सत्ता जो है वो कितनी जर्जर है, कितनी कमजोर है, कितने अयोग्य शासक है।
नादिर शाह के आक्रमण के बाद में अगले 50 वर्षों तक भारत की जो उत्तर पश्चिम की सीमा थी, जिस सीमा से घुस के नादिर शाह ने आक्रमण किया था, उस सीमा से कई आक्रमण हुए। कई लुटेरों ने भारत पर आक्रमण करके भारत को लूटा। इन आक्रमणों के कारण कारण भारत में किसी भी नए राजवंश की नींव नहीं पड़ पाई। इतना ही नहीं, पॉइंट नंबर 4 में मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को धक्का। ये भूगोल लिखा हुआ है, भूगोल नहीं दोस्तों, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा ना, ये थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग किया करें, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को धक्का, जी हाँ एग्जैक्टली लगना ही था। नादिर शाह ने जब जिस प्रकार से आक्रमण करके जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य को रौंदा, तो मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को तो धक्का लगेगा ही। ठीक है, उसकी मुगल साम्राज्य की जो सैनिक शक्ति थी ना, उसकी दुर्बलता एकदम सबके सामने आ चुकी थी अब। क्योंकि अब तक नादिर शाह के आक्रमण से पहले तो कोई भी शासक मुगल सेना से टक्कर लेने में डरता था, लेकिन नादिर शाह ने स्पष्ट कर दिया कि मुगल सेना अब शक्तिशाली नहीं रही औरंगजेब की मृत्यु के बाद। पॉइंट नंबर 5 और अंतिम, परिणाम नंबर 5 आज के टॉपिक का अंतिम पॉइंट है, मराठों के प्रभुत्व में बढ़ोतरी। तो मराठे नहीं बल्कि सिख समुदाय भी उस समय अपने प्रभुत्व में आ चुका था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद में मराठों ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाया और दक्षिण मालवा और गुजरात पर अपना अधिकार जमा दिया। उन्होंने बंगाल, बिहार, पश्चिमी उड़ीसा पर भी जो है अधिकार करके और चौथ लाद दी। चौथ लाद दी मतलब क्या हुआ, ये चौथ जो है मराठों की एक प्रकार की कर व्यवस्था थी। तो मराठों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार करके और वहां पर टैक्स लगा दिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का दक्षिण, पश्चिम और पूर्व का जो भाग था वो मराठों के अधिकार में चला गया। इतना ही नहीं, एक तरफ से सिख भी प्रयास कर रहे थे, वो भी निरंतर मुगल सल्तनत को परेशान कर रहे, मुगल साम्राज्य को परेशान कर रहे थे, बार बार अटैक करके। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य अपने विनाश की ओर निरंतर रूप से आगे बढ़ता ही चला गया और अंतिम रूप से समाप्त। अभी यह समाप्त नहीं होगा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इसको समाप्त, मुगल साम्राज्य को समाप्त करेगी, लेकिन हाँ अब ये पूरी समाप्ति के कगार पर आ चुका था। उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक में पूरे पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए होंगे और कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगले सेशन में हम बात करेंगे सल्तनत कालीन धार्मिक और सामाजिक जीवन पर। सल्तनत कालीन है ना, सल्तनत कालीन धार्मिक और सामाजिक जीवन पर बात करेंगे, क्योंकि यूनिट 4 में अब एंट्री कर चुके हैं। अब यूनिट 4 में टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, पीडीएफ आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे दी है मैंने। और बाकी सभी पीडीएफ एक साथ डाउनलोड करने के लिए या सभी लेक्चरों की लिंक एक साथ प्राप्त करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिंक दी जाती है और सभी लिंक एक साथ भी शेयर की जाती है। ठीक है ना, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक में दबा दिया करे, कभी कभार है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करे। कभी सेशन पर चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर ले, जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोग उन तक अपनी पहुंच बना पाए आसानी से। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।